डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनको मानने और जानने वालों की तादाद आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज हालत ये है कि लोग गांधी जी और अंबेडकर जी की तुलना ही नहीं करते, बल्कि ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि अपने वक्त में किसने देश के बड़े तबके को ज़्यादा प्रभावित किया। बाबा साहब से जुड़े तथ्य जब सामने आने शुरू हुए, तब बहुजन समाज ने अपने महान उद्धारकर्ता के जीवन को खंगालना शुरू किया। आज़ादी के बाद से अब तक इस देश की सरकारों ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ना तो खुद जानना चाहा और ना ही लोगों को बताने की कोशिश भी की। बाबा साहब जी का परिनिर्वाण दिल्ली में हुआ था। दिल्ली तब भी देश की राजधानी थी और आज भी है। इसके बाद भी बाबा साहब के परिनिर्वाण पर उन्हें दिल्ली में नहीं, दिल्ली से दूर मुंबई में अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। नेहरू जी से बड़ा चेहरा उस समय कोई नहीं था। कहा जाता है कि जो कुछ भी हुआ था नेहरू के निर्देशों पर ही हुआ था। कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद नेहरू जी तब तक 26 अलीपुर रोड पर मौजूद रहे, जब तक उनके शव को विशेष विमान से मुंबई नहीं भेज दिया गया। लेकिन किसी भी साहित्यकार, पत्रकार या कहानीकार ने इस मुद्दे पर रोशनी डालने की हिम्मत नहीं उठाई कि देश के संविधान को लिखने वाले एक बड़े तबके के रहनुमा के साथ परिनिर्वाण के बाद हुई नाइंसाफ़ी पर 4 लाइन हकीकत की भी लिख दी जाए। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी और गांधी जी के परिवार कथित तौर पर नेहरू परिवार के लोगों की समाधि दिल्ली में होने की वजह से प्रधानमंत्री, कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली की बजाय मुंबई रवाना कर दिया था। बाबा साहब को लेकर उनके अनुयायियों में जो पागलपन है, अम्बेडकरवादियों का कारवा जिस गति से बढ़ रहा है, उसको सामने रखकर फर्ज करिए कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार दिल्ली में हुआ होता तो देश की राजधानी में 6 दिसंबर का नज़ारा कैसा होता। आज के वक्त में नागपुर की दीक्षा भूमि और मुंबई में बाबा साहब के अंतिम संस्कार की जगह उठाइए जय भीम का घोष दब कर रह जाता है। लेकिन जय भीम करते देश भर के लोग जब राजनीतिक सत्ता के केंद्र राजधानी दिल्ली में इसकी हुंकार भरते तो सत्ता के शिखर के डगमगाने का खतरा था। कांग्रेस को उस समय डर था कि दिल्ली में संविधान निर्माता की समाधि बनने से गांधी और नेहरू परिवार के स्मारकों की रौनक और चमक फीकी पड़ जाएगी। बाबा साहब दिल्ली में मौजूद रहकर देश की सत्ता को हमेशा चुनौती देते रहेंगे। बहुजन समाज अपने इस पुरोधा को पूजेगा, ना कि किसी अन्य नायक को। बाबा साहब के व्यक्तित्व और उनके योगदान को लेकर डरी कांग्रेस सरकार को यह फैसला करना पड़ा कि डॉक्टर अंबेडकर को राजधानी से दूर रखा जाए। ये कम दुर्भाग्य की बात नहीं है कि जिस बाबा साहब ने लोगों के अधिकार और कर्तव्य को सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया, उन्हीं बाबा साहब के अधिकार के लिए समाज के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। बाबा साहब की मृत्यु को लेकर ये कयास ये भी लगाया जाता है कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। एक आरटीआई डाली गई थी, इसमें बाबा साहब की मृत्यु का कारण पूछा गया था, लेकिन इस सवाल पर सरकार द्वारा दिया गया जवाब आश्चर्य में डालने वाला था। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया कि सरकार के पास संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। आरटीआई एक्ट के तहत दायर आवेदन के जवाब में केंद्र के 2 मंत्रालयों और अंबेडकर प्रतिष्ठान ने अपने पास बाबा साहब की मौत से जुड़ी कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। एक मंत्रालय के जन सूचना अधिकार ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मांगी गई सूचना किस विभाग से संबंध है। आरटीआई कार्यकर्ता आर.एच. बंसल ने राष्ट्रपति सचिवालय में आवेदन करके पूछा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत कैसे और किस स्थान पर हुई थी। उन्होंने ये भी पूछा क्या मृत्यु उपरांत उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम कराए जाने की स्थिति में उन्होंने रिपोर्ट की एक प्रति भी मांगी। आवेदन में ये भी पूछा गया कि संविधान निर्माता की मृत्यु प्राकृतिक थी या फिर हत्या थी। उनकी मौत किस तारीख को हुई थी। क्या किसी आयोग या समिति ने उनकी मौत की जांच की थी। राष्ट्रपति सचिवालय ने यह आवेदन गृह मंत्रालय के पास भेज दिया, जिस पर गृह मंत्रालय द्वारा आवेदक को दी गई सूचना में कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु और संबंधित पहलुओं के बारे में मांगी गई जानकारियाँ मंत्रालय के किसी भी विभाग, प्रभाग और इकाई में उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि सरकार को ये भी पता नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कैसे हुई और किस बीमारी की वजह से हुई। क्या उनकी हत्या की साजिश की गई, इसके बारे में अभी सरकार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। महिला लेखिकाओं में अग्रणी मराठी और हिंदी दलित साहित्य की वरिष्ठ साहित्यकार एवं अनुपम कृति जीवन हमारा की लेखिका दिवंगत बेबी ताई कामले ने एक जगह लिखा था कि जब वो बच्ची थी तब डॉक्टर अंबेडकर उनके गांव फलटन आए थे। तब उन्होंने उनके भाषणों को सुना था। अपने आखिरी वक्त तक उनको बाबा साहब द्वारा बोले गए एक एक शब्द याद रहे। बेबी ताई कामली ने कहा था कि मैंने उनके भाषण को सुना था। वो कह रहे थे कि शिक्षित बनो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम खाना कम खाओ, पर पढ़ाई को किसी भी कीमत पर मत छोड़ो। जब तक तुम शिक्षित नहीं होते तुम प्रगति नहीं कर सकते। हिंदू धर्म ने दलितों को अज्ञानता के अंधेरे में रखा है।
जहाँ 4 वर्णों का भेद है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से तुम उन्नति कर सकते हो। इसी भाषण ने ताई कामले का जीवन बदल दिया और तमाम कष्टों को झेलते हुए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की द्वारा कही गई बातों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया। बाबा साहब जी ने जिस 26 अलीगढ़ रोड पर अपने आवास पर आखिरी सांस ली, उसकी याद को भी सरकारें मिटाने पर तुली हुई हैं। यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाले तमाम लोगों तक को ये नहीं पता कि वो भारत देश के जिस लोकतंत्र पर गुमान करते हैं, उसे अमली जामा पहनाने वाले शख्स ने इसी घर में दम तोड़ा था। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के नाम और पार्टी के झंडे को लेकर राजनीति कर रहे नेताओं को इसकी जानकारी नहीं है। बावजूद इसके अब तक वो बाबा साहब के मान को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। हर कोई बाबा साहब को उनके परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर और जयंती 14 अप्रैल पर याद करता है और अपनी जिम्मेदारी निभा लेता है। वो वक्त और था जब बाबा साहब थे, तुम्हारे हक अधिकारों के लिए लड़े थे। अब वो वक्त है जब दूसरे बाबा साहब पैदा नहीं होने वाले और ना ही दूसरे बाबा साहब तुम्हारे हक अधिकारों को बचाने के लिए आएंगे। उन्होंने हक अधिकार तुम्हें लिपिबद्ध करके दिए हैं। अब बारी है हमारी उनके सम्मान के लिए लड़ने के लिए।